तो विलियम ब्लेक ये कौन थे? रोमांटिक पोएट थे, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बता दिया। अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1757, 1827 यार, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1757, 1827। याद करने का तरीका, झांसी की रानी 100 साल पहले चले जाओ तो 1757 आता। विलियम ब्लेक, आप सोच लो कि झांसी की रानी एक लेक के किनारे लड़ रही हैं, एक नदी के किनारे लड़ रही हैं, और क्योंकि 1857 हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो इसलिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और 70 साल जिए तो 1827 जिए, काफ़ी साल जिए, ठीक है। विलियम ब्लेक वॉज वन ऑफ द मिस्टीरियस रोमांटिक पोइट इन द 18th-19th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि रोमांटिक थे। रोमांटिक सेंचुरी में के अंदर 18th और 19th के अंदर, ये सेंचुरीज के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर थी, ये मिस्टीरियस रोमांटिक पोइट थे। ये आपको याद रखनी है लाइन जब आप लिखोगे वाइल राइटिंग। ये इग्नू की है, क्रॉस चेक कर लेना, ये इग्नू की लाइन है, ठीक है। हम इग्नू की बुकों को इग्नोर कर देते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, ट्यूशन के चक्कर में बोलते हैं मेरे नोट्स पढ़ो, इग्नू की बुक मत पढ़ो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप नोट्स पढ़ने के बाद जब इग्नू की बुकों को पढ़ोगे तो आपकी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक हम रास्ता दे रहे हैं ताकि आप पढ़ पाओ। सिंपल एक रास्ता है, ट्रैक है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो आपको मिलेगी इग्नू की बुक्स से, और वो मंजिल क्या होगी? नेट, JRF, PhD। ये एम में तो आसानी से निकल ही जाता है, जिन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ा वो भी पास हो जाते हैं 40-40 नंबर ला के। बट यहाँ काम हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, पास भी होना, नॉलेज भी लेनी है। फिर वो रिपीट करता हूँ, कई बार मैं कामयाब होऊंगा, नहीं कामयाब हूँ तो बता देना कि सर यहाँ पे थोड़ा कमजोरी लग रही है। मैं फिर कल, हाँ कल की बात है, कल हमने एक हीरोइक कपलेट की बात करी थी, है ना, याद है आप लोगों को? हाँ सर। तो कल इतना क्लियर नहीं था, तो फिर मैंने पढ़ाई की और ज़्यादा जो उसको मैं देखा। कल क्लासेस में ले पाई थी उसका कुछ हो सकता है क्या? मतलब रिकॉर्ड आप में है, यूट्यूब पे लाइव आते हैं। रिकॉर्डेड है सब। अब आप चिंता ना करो, चीज़ें प्रॉपर में मिलेंगी। हमने आज ग्रुप भी बना दिया टेलीग्राम का, आप लोग ऐड भी हो गए होंगे, और मैंने अपना रजिस्टर भी बना लिया, तो उसमें कौन कौन सी वीडियो डाल दी है, क्या क्या है, वो आप चिंता ना करो। नाउ मैं अब थोड़ा फ्री हो गया हूँ मेंटली, मेरा प्रैक्टिकल हो गया। तो वो कल वाली क्लास वैसे ऑलरेडी ग्रुप में है, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। वैसे मैंने ग्रुप में भेजी है, आप अगर उस पर व्हाट्सअप वाले पेड ग्रुप में हो तो ज़रूर आपको मिल जाएगी। हीरोइक कपलेट ओके। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, दोहे की तरह काम करता है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बच्चों की तरह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। आपने छोटे में, शॉर्ट में यह है कि आप बड़ी बड़ी लाइनों को सिर्फ 2 लाइनों के अंदर खत्म कर देते हो। अब फिर इसमें स्पेशल क्या है, हीरोइक क्यों है, कपलेट क्यों? कपलेट, कपलेट मतलब पेयर, 2 लाइन में खत्म करनी होती है, ठीक है। बस सुनते रहना, ये पूरी डिटेल नहीं है पर आपको समझ में आ जाएगा। अब स्पेशल बात क्या है कि इसके अंदर ये आयम्बिक, आयम्बिक, IAMBIC, आयम्बिक नहीं आयम्बिक, ठीक है, IA लगेगा, आयम्बिक मत कर देना। आयम्बिक पेंटामीटर में ये होती है। और खास बात इनकी ये होती है कि ये एक बार में ये सटायर बहुत मारते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सटायर मारा था, तो सटायर बहुत मारते हैं। सटायर वाले उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ करा था, ड्राइडन ने भी बहुत यूज़ करी थी कि कुछ ना कहना हो, जरा सी बात कह दो, 2 लाइन में ख़त्म करो, चलो जी पूरी पोएम ख़त्म करो। जैसे अगर मैं मतलब मैं किसी पार्टी की बात तो नहीं कह रहा, बस मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि आपने वादा किया था 14 लाख देने का, मैं भूल गया था कि आपने मुझे नहीं अपने दोस्त को वादा किया था, या अब लेकिन राइम नहीं है तो ये हीरोइक कपलेट नहीं बनेगी। राइम भी तो होनी चाहिए ना, तो वो राइम वगैरह बना लो। जैसे कि अगर आप किसी पे भी राइम बनाओ, लेकिन व्यंग्य होना चाहिए, मतलब एक पूरी बात हो जानी चाहिए कि मेरे पास पढ़ के तुम पेपर कर दोगे, पेपर तो पेपर आप नेट भी कर दोगे, लाइक दैट, इस तरह से कुछ भी राइम। वैसे राइमिंग की धज्जी उड़ा दी मैंने इस लाइन के अंदर, लेकिन आप समझ गए राइमिंग क्या होती है, ठीक है। और टू, जैसे हाँ जी, जैसे जैसे सर, आज स्ट्रेटेजिकल लैंग्वेज में केजरीवाल जी ने बोला था सर क्या बोला कि था? हम, केजरीवाल जी ने बोला था स्ट्रेटेजिकल लैंग्वेज में पीएम के ऊपर कि हम एजुकेशन पे इतने पैसे खर्च करेंगे कि हमारे जो पीएम बनेंगे बिना पढ़े लिखे नहीं होंगे। सही है, यही है। आप बहुत से पूछते सटायर क्या, सटायर का मतलब है बेइज्जती कर दे, सामने वाला हंस रहा है तो मुंह उतार दिया, हाँ है ना। और अलेक्जेंडर पोप हाँ इसमें बड़े खतरनाक होते थे। उनकी जो पेन होता था वो पेन नहीं था, वो पूरा का हाँ पूरे वो AK-47 लेके चलते थे कि वो सामने वाले की धज्जियां उड़ा देते थे, है ना। जैसे मोदी साहब भी बहुत सटायर मारते हैं भाइयों बहनों, वो भी सटायर बहुत मारते हैं, और उनका सटायर दिखता है। हाँ, राइमिंग वगैरह नहीं होती, हीरोइक कपलेट नहीं होती, पर हमारे यहाँ भी छंद होते हैं, दोहे होते हैं। हीरोइक कपलेट बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है, और कोई ज़्यादा इतनी बहुत ज़्यादा पेयर में होती है, 2 लाइन जरूर होती है हीरोइक में। और हीरोइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना जो एंशियंट टाइम में जो ग्रीक फिलोसफर या ग्रीक टाइम के जो लोग लिखते थे, रोमन वाले,
तो वो हीरो की जो, जब कोई भी बनाया, कोई भी प्ले या कुछ भी लिखा, तो हीरो को ज़्यादा वैल्यू देते थे, तो हीरो के बारे में ज़्यादा लिखते थे, तो ये वहाँ से हीरो से हीरोइक कपलेट बन गया है। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप के पीहू आपको क्लियर हो गया, कल आपने पूछा था ये। हाँ जी सर, हो गया। और मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी, मतलब इसके अंदर अलग से, और उसमें और डिटेलिंग के साथ दे दूंगा, जहाँ एग्जाम्पल भी होंगे, इसकी लैंग्वेज भी होगी, जो आप लिखोगे। नहीं तो आपने बड़ा इजीली आपको, आप खुद भी लिख सकते हो इसको, कोई इजी नहीं है। और जब भी आप एमी पेंटामीटर की बात करेंगे, तो एमी पेंटामीटर का एक एग्जाम्पल है, शैल आई कंसीडर दैट, शैल आई कंसीडर, मैं भूल जाता हूँ हर बार इस लाइन को, तो वो लाइन भी हमें याद करनी है। मैं भूल गया, एक सेकंड, मैं भूल गया भाई, मैं फिर भूल गया। इस लाइन को मैंने कितनी बार याद करता हूँ। हाँ, शैल आई कंपेयर दी टू आ समर डे। सुनना बस, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? शैल आई। अंग्रेजी लोग क्या होते हैं ना, उनकी जो टोन होती है हमसे अलग होती है। हम लोग बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, यू नो, उनका डब्लू में कहाँ वो प्रेशर दे दें, कहाँ पे वो डाउन कर दें, हम लोगों को ये सब नहीं पता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। तो ये आपका एमी पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई लाइन है, ठीक है। तो ये जब मैं उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल के साथ दूंगा, समझाने के लिए मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। कम टू द वर्क। ही वॉज नॉट ओनली ए पोइट बट ऑल्सो ए एंग्रेवर, पेंटर एंड a mystic. He amalgamated imagination and originality to create a most curious questions. अब देखो, ये इग्नू की लैंग्वेज है। इग्नू की लैंग्वेज ये वाली बनती है, तो ये आपको बहुत दिमाग की दही कर देती है कि इनग्रेवर क्या है, पेंटर ठीक है, मिस्टिक समझ में आ रहा है, अमेलगेमेट मतलब मिलाना होता है, इमेजिनेशन को मिला रहे हैं, विद ओरिजिनलिटी टू क्रिएट ए मोस्ट क्यूरियस कौन है। आप बोले कौन को ये क्या है भैया, ये पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो इसको आपको ये समझना है कि जब इसको मतलब आपने समझ लिया, तो या तो इसकी हिंदी नीचे वाले तरीके से आप कर लेना, जो आसान तरीका हमने यूज़ किया है, और अगर आप किसी तरीके से इनको याद कर पाए तो ये वाली लाइंस हैं, दीज आर फ्रॉम इग्नू, ठीक है, ये इग्नू की लाइंस हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मिक्सिंग वर्ड विद इमेज, मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री इज कंपेन्ड बाय रिच आर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। डिस्पाइट हिज इनहेरेंट मिस्टिक्स हिज वर्क डिस्प्लेड, पहले सुन लो आराम से, पढ़ लो। डिस्प्लेड ए heightened sensibility and sensitivity towards social issues, ठीक है। he can a called of veritable polymath since he was also a musician, giving tunes to his own poetry and singing them aloud as songs. विलियम ब्लेक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा हमने बनाया था, बाकी इग्नू का यहाँ से ऊपर तक इग्नू का था, थोड़ा टफ हो जाता है। पहले इसको समझेंगे फिर इग्नू वाला उठा लेंगे। दिखाई सबको प्रॉपर दे रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, 240 में मैंने कर रखा है। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर, लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ। ड्यूरिंग लाइफ के टाइम पर कोई ज़्यादा इनको भाव नहीं मिला। ब्लेक इज नाउ कंसिडर ए सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज। समझ में आ गया? सिंपल है, लैंग्वेज सिंपल सी है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप ये लिख सकते हो कि वो बहुत अच्छे फिगर थे, उनको बहुत मतलब जब लाइफ टाइम में उनको नाम नहीं मिला, बाद में जाके उनको नाम मिला, वो विजुअल आर्ट और पोएट्री को, विजुअल आर्ट को, क्योंकि म्यूजिशियन भी थे तो उन सबको वो मिला देते थे, दे मिक्स्ड द ऑल द थिंग्स। इस तरह से ही वॉज रोमांटिक एज पोइट। इस तरह से आप आराम से आज की डेट में भी अगर मैं आपको 10 दिन बाद भी कहूँगा तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। यहाँ तो समझ में आया हल्का सा, बिना डरे? हाँ सर। यस सर। विलियम ब्लेक इज वन ऑफ दोज पोइट्स। जब भी वन ऑफ लगाओगे तो यहाँ हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट लिरिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स, वन ऑफ द, ये ग्रामर की बात होती है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपके वोकेबुलरी मतलब ग्रामर भी ठीक होते रहे। विलियम ब्लेक इज वन ऑफ दोज पोइट्स हु ब्रिंग अ रिवोल्यूशन इन पोएट्री। देखो ज़्यादातर ये लाइन तो हर जगह चिपका दो कि भैया उन पोइट जो रिवोल्यूशन लिया है, हर कोई पोइट ना कुछ रिवोल्यूशन लाए जो भी हमारे इग्नू के अंदर है। तो ये लाइन हो सकता है मैं बार बार ना बताऊं, लेकिन आप इसको हमेशा कहीं ना कहीं जब भी आपको लाइन कम पड़ रही हो लगा दो, वन ऑफ द फेमस हिज टाइम, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ 2-4 लाइन ऐसी रखो जो कहीं ना कहीं हर जगह लगाओ, ठीक है। जिसने बीएड किया हो, नहीं किया हो तो बताता हूँ, अगर किसी ने बीटीसी वगैरह की हो मतलब प्राइमरी की, तो उसमें हमने की थी तो हिंदी मीडियम ले रखा था। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और क्या था, शारीरिक, मानसिक
और एजुकेशन जो होती है, शैक्षिक विकास, भौतिक विकास, ये सब 3-4 चीज़ हमारे क्वेश्चन में चिपका देते। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, फिर हमारी नॉलेज और हो जाती थी कि नहीं और ज़्यादा लिखेंगे। विलियम ब्लेक, ये हो गया, ही वॉज ए विजनरी पोइट। विजनरी क्या होता है? जो सोचते हैं, सारे पोइट सोचते हैं जनरली। और एक बात मैं आपको बताना भैया, रोमांटिक पोइट क्या होते हैं? जो नेचर के लिए ज़्यादा सोचते हैं, नेचर के लिए जो ज़्यादा लिखते हैं। रोमांस का मतलब ये नहीं कि उनका रोमांस किसी के साथ चल रहा है। जो ज़्यादातर नेचर के लिए ज़्यादा लिखते हैं, नेचर के बारे में सोचते हैं, नेचर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो रोमांटिक पोइट्स वो होते हैं। विलियम रोसेडी फेमसली कॉल्ड हिम ग्लोरियस ल्यूमिनरी। ये लाइन अच्छी है, ये आप इसको बिल्कुल रटेंगे और बहुत ज़्यादा रटेंगे। विलियम रोसेडी ने बोला इसे ग्लोरियस। अब क्या है, विलियम ब्लेक की जगह से ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी वर्ड जरूर याद करिएगा। एज ए राइटर ही लिव्ड एंड रोट इन रोमांटिक एज, बता दिया। एंड ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक अलोंग साइड विद, इनके साथ जनरेशन ऑफ रोमांटिक अलोंग साइड विद, या कह दो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक। फर्स्ट जनरेशन के थे ये। सेकंड जनरेशन के हमारे में कौन कौन से हैं? सेकंड के हमारे शेलियर किड्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन के शैली किड्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो सेकंड के हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक अलोंग विद, या अलोंग साइड विद कह दो, अलोंग विद कह दो, छोड़ो। अलोंग विद वर्ड्सवर्थ, इनके साथ थे, ये भी थे रोमांटिक। कॉलरेज, ये भी थे रोमांटिक, इनके साथ ये भी रोमांटिक थे। बीइंग ए रोमांटिक पोएट ही वॉज ब्लेस्ड विद रिच इमेजिनेशन। इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक फिक्स थी और बहुत प्यारी थी और बहुत सही तरीके से चीज़ों को लिख देते थे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखते थे। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड। एक मिनट, कहाँ? ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन लंदन। मैनी ऑफ पोएम्स ऑफ हिम रिवील हिज एक्सपीरियंस लाइफ इन लंदन। ये लाइन बड़ी सिंपल है, जरूर लिख देना। केवल लाइन लंदन में रह के उन्होंने ज़्यादातर लाइन उन्होंने लंदन में गुजारी। लंदन मतलब इंग्लैंड, और वहाँ पर उनकी जो पोएम थी उस पर लंदन की बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से छाप थी, या उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था लंदन का, या उन्होंने जो एक्सपीरियंस लंदन में लिया उन्होंने उसको अपनी पोएम्स में उसको लिख दिया। 1784 वॉज ए ईयर इन विच ही स्टार्टेड हिज राइटिंग करियर। कब पैदा हुए? याद रखो, 1757 में। राइटिंग करियर कब शुरू किया? 1784 में। बहुतों का जन्म हो इसमें 84 में, तो उसको चुपका देना, 17 कर देना। ये तरीके होते हैं, ठीक है, ईयर याद करने के। वॉज ए ईयर इन विच इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ही वॉज आल्सो ए पेंटर। ही पेंटेड लाइफ विद कलर एज वेल एज ए पोएट्री। पेंटर मतलब ये कोटेशन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसकी में समझे। ही वॉज आल्सो ए पेंटर। ही पेंटेड लाइफ विद कलर एज वेल एज ए पोएट्री। विलियम ब्लेक व्हेन एक्सपीरियंस्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही लॉस्ट हिज faith in humanity. The innocent life and words imagination never give him peace after that. ये लो, ये लाइन थोड़ा सा अलग सी है। विलियम ब्लेक, पहले ये लिखो, इसको समझो। विलियम ब्लेक व्हेन एक्सपीरियंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस का हुआ था, ही लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी। जब देखो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस का, मैंने बताया भी था, गए और उनको राजा को उठाया और उसके बिहाइडेड कर दिया, उड़ा दी गर्दन, तो इनको बुरा लगा होगा। जो सिंपल लोग होते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, पेड़ों को प्यार करते हैं, या फिर नॉर्मल किसी को प्यार करते हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही। तो इन्होंने ह्यूमैनिटी मतलब फेथ जो ह्यूमैनिटी पर खो दिया कि लोग सही नहीं होते, लोग दूसरों को मार रहे हैं। द इनोसेंट लाइफ एंड द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन नेवर गिव हिम पीस आफ्टर दैट। मतलब फिर उनको ठीक नहीं लगा, उनको लगा कि यार सही नहीं हुआ ये जो चीज़ है। ये लाइन लिख दो ताकि आपको बता पाएँ आप टीचर को कि मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में भी। ही वॉज आल्सो ए पेंटर। ही पेंटेड लाइफ विद कलर एज वेल एज द पोएट्री। क्या वो पेंटर थे? अनुराग जी बताएंगे। अनुराग जी क्या वो पेंटर थे? अनुराग आप हो? अनुराग जी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ, क्या वो पेंटर थे? पेंट करते थे? कैसे था? पेंटर क्यों थे वो? सर पेंटर ऐसे सर वो विजनरी पोएट थे ना, जिन्होंने अपने वर्क में बहुत सारा, जैसे चर्च है, इन सबको क्रिटिसाइज किया था। तो पेंटर वर्ड क्यों किया? पेंटर ही क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ और भी तो यूज करते हैं, पेंटर ही क्यों? नहीं, वो स्टार्टिंग में अपने बचपन में, चाइल्डहुड में वो पेंटिंग करते थे। एग्जैक्टली कि पेंटिंग से इनका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन रहा है, तभी तो इनको फिर उन्होंने उस पेंटिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपनी पोएम्स में, ठीक है। हाँ, इसलिए क्या कहा गया इनको? ही ऑल्सो वॉज ए पेंटर। ही पेंटेड, ही ऑल्सो मतलब पेंटर थे, और ही पेंटेड लाइफ विद कलर्स एज वेल एज ए पोएट्री। ये कोटेशन मारी गई है, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हो। ही दो ही वॉज पेंटर बट ही ऑल्सो
painted his life with colors, his poetry with colors, his all writing with colors as he painted in his past life. ये लाइनें होती हैं, ऐसे नहीं है मैंने भी एमए कर ली, मतलब फिर जब राइटिंग में आता हूँ फिर मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, फिर मैं रटा रटाया नहीं चलाता हूँ, फिर मैं अपनी जो मेरी इमेजिनेशन होती है फिर मैं उसको चिपका देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? रटा रटाया नहीं चलना, समझना है बस चीज़ों को। आ जाओ जी, कौन आया? एक टुक तो हुई थी आवाज़, किसी की आई? देखो किसी ने हैंड रेज किया? नहीं किया। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। हाँ सर। ठीक है, थैंक जी यू। सर। सम ऑफ हिज फेमस वर्क, फेमस वर्क कह दो, रिमार्केबल कह दो, नोटेबल कह दो, आप जो कहना है आप कह दो, पर रिमार्केबल जब भी करोगे मैं रिमार्केबल, इसको या नोटेबल कर दो, नोटेबल भी आप कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पेंटर का मतलब हम ऐसा भी ले सकते हैं कि उन्होंने अपने वर्ड से डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी दी है कि वो पेंटिंग की तरह लगती है। कह सकते हो, उसमें एक दो लाइन ऐड कर दो कि वो लगती है कि जैसे फुल ऑफ कलर्स विद पेंटिंग, इस तरह लगाओगे आप। ओके। The painting with full of colors, the joyful colors, who can give the life of a dead man, इस तरह से कि भाई he can give the life after reading his poetry, या after he is reading his the full color of the poetry, even a dead person can be alive, इस तरह से लाइफ मारो। टीचर को भी पता है क्या चिपका रहे हो, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि तुम इस चीज को फील कर रहे हो। वो भी तो राइट। है ना, क्योंकि उनको भी तो ये करना है ना कि फील भी तो होना चाहिए ना। सबको पता है कितना करोगे एमए में, लेकिन जब आप उस चीज़ में थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दोगे चीज़ों को तो फिर ग्लोरियस क्यों कहते हैं, कभी ग्लोरीफाई कर देते हैं चीज़ों को। अब गाना तो मैं भी गाता हूँ, गाना सोनू निगम भी गाते हैं, पर सोनू निगम सेम गाना गाएंगे तो आपको पता वो ऐसा उड़ा देंगे गाने को, कभी या अलग ही बात होती है, या फिर कोई और गाना है, तो इस तरह से होती हैं चीज़ें। अब हमारे पास वर्क क्या, ये हमारे लिए आसान है क्योंकि चिमनीज स्पीपर हमारे कोर्स में, द टाइगर हमारे कोर्स में, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस वो हमारे कोर्स में, द लैम्प हमारे कोर्स में। चार तो हमारे कोर्स में, चार को चिपका देना, बाकी पढ़ने की ज़रूरत मर्जी है। लंदन तो पढ़ लेना, द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल वैसे याद रहेगा, बिल्कुल आसान सा मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। फेमस रिमार्क्स अबाउट हिज पोइट आर, जॉन रस्किन ने फील मतलब क्या बोला है, जॉन रस्किन फील्स दैट विलियम ब्लेक हैज़ ए ग्रेट एंड वाइज पर्सन। वो ग्रेट भी थे और बहुत सिंपल पर्सन थे, सारे सिंपल होते थे ऐसा नहीं है। एलेक्जेंडर पोप तो पूरा AK-47 ही चलाते थे, तो सारे सीधे नहीं होते थे, लेकिन जो लाइन है वो लगा दो आप, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड अबाउट हिम, अब देखो इसको समझना, ये पूरी लाइन आप लिख तो पाओगे नहीं, लेकिन इनको समझ लेना कि हम किसको कैसे करेंगे मैनेज। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड अबाउट हिम, ड्यू टू वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी इन हिज पोएम, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन सीधे समझ, वेरिएशन है बदलाव है मतलब चेंजिंग है, और डाइवर्सिटी मतलब पूरा डाइवर्सिटी जो होती है अलग अलग चीज़ों की, हिज पोएम। नो डाउट दैट दिस पुअर मैन वॉज मेड, बट देयर इज समथिंग इन हिज मैडनेस विच इंटरेस्ट बी मोर देन द सैनिटी ऑफ लॉर्ड बायरन एंड वॉल्टर स्कॉट। अब इसको क्या है, अब इसमें पूरे राइटर को याद करना आसान नहीं होता, किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब आप उस केस में देखो, नोट्स में तो ये पूरी लाइन जाएगी, किसी ने मेरा नोट चुरा लिया तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना है ड्यू टू वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ हिज पोएम, नो डाउट दैट दिस पुअर बोला, दिस पुअर मैन वाज मैड बट देयर इज समथिंग इन दिस मैडनेस। ये लो जी, अब ये वाली लाइन है, ये मैं कर देता हूँ आपके ब्लू, बस ये नहीं लिखनी, आप यहाँ लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि राइटर्स नहीं याद होंगे। अभी तो लगेगा नहीं सर हम कर देंगे, कर दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये यहाँ पे जाती है बात, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर। बाकी हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ और ये सब अब आज के लिए हम थोड़ा सा इतना रिवीजन करके इतना ही रखते हैं, ठीक है, कहीं छोटा ना हो। और अब इसके नोट्स दे दूँ, नीचे वाले के मैं नोट्स दे दूँ दोनों के, ठीक है। इनके मैं नोट्स बना दिए, इसके विलियम वर्ड्सवर्थ पूरा का पूरा मैंने चैप्टर ले लिया विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और आपका HD कॉलरेज, इसको नोट्स मिल जाएंगे। इसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इनको सीधा नोट्स के थ्रू दे दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप आसानी से कर दोगे। कुछ चीज़ों के नोट्स भी मिलेंगे, कुछ चीज़ों को पढ़ाऊंगा भी, कुछ चीज़ों के खाली कहीं से बुक्स का भी मैटर मिलेगा। तो अब आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि आप कह रहे थे हमें नोट्स भेजो, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो ओके बात, ठीक है, आप रेडी हो तो हम भी रेडी हैं, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, चलो शुरू कर दिया, चलो बताइए।
सर जैसे आप ये इंट्रोडक्शन करा रहे हैं सारे ऑथर्स के, जो हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपका क्वेश्चन जो है, मैं पहुँच गया कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ और क्वेश्चन तो अलग आते हैं। मैं बताता हूँ, जब आरटीसीज आती है ना, क्वेश्चन हो सकता है आपका पूरा का पूरा आरटीसी से भर जाए। हुआ है ऐसा, दिसंबर में कई बार हुआ है, जून में हो सकता है, कोई नहीं जानता, कोई भी टीचर कोई श्योरिटी नहीं करता। लास्ट टाइम एक टीचर ने बोला था दिसंबर में कि आरटीसीज आएंगी, नाम मैं नहीं लूँगा, और मैंने, मेरी वीडियोस है पुरानी, देख लीजिएगा, दिसंबर के टाइम पे मैंने ये बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, और आरटीसीज आई नहीं। अच्छा, मुद्दे की बात, सपोज करो आरटीज आती नहीं, आरटीसीज, या फिर 10 आपके 20 नंबर के शुरू में पहला क्वेश्चन तो आता ही है। तो जब आरटीसीज का पहले 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप उसमें जब शुरुआत करोगे आपको राइटर्स के बारे में लिखना होता है, ये रूल है। जब आपको राइटर्स के बारे में लिखना होगा तो वहाँ पर ये आपकी मदद करेंगे, इसलिए हम छोटे छोटे इसमें आपको बता रहे हैं। ये बात आपको पीयू मैम समझ में आ गई? पीयू जी, रीज़न ये है हाँ जी सर। क्योंकि अगर तो आप सर हाँ 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 बोलिए। वो एक आरटीसी 10 मार्क्स की होती है, राइट? हाँ जी, उसमें हम तो चार उसमें पांच चीज़ हम लिखते हैं, मैं बता देता हूँ। 4-5 चीज़ लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द, जो भी पोएट्री है, पोएम है, एंड रिटन बाय द। अब यहाँ रिटन बाय, अब यहाँ से शुरू करेंगे। सपोज करो एक बच्चे ने लिखा, यहाँ से आपका आंसर मिलेगा। बच्चे ने लिखा दिस लाइन, एक सेकंड में दिखता हूँ, एक सेकंड। these lines have been, अरे भैया टाइपिंग क्या होगा, टेकन फ्रॉम दी पोयम, मान लो XYZ, रिटन बाई XYZ। अब यहाँ पे अब लिखोगे दी XYZ, हु इज XYZ, XYZ इज XYZ। यहाँ से राइटर को आप लिखना शुरू करो। XYZ क्या मतलब है? द XYZ, द विलियम ब्लेक। अब आपको समझ में आ रहा है ये XYZ कौन है? विलियम ब्लेक। अब वहाँ से क्या लगोगे? द विलियम ब्लेक वॉज वन ऑफ the mysterious romantic poet in the 18th and 19th century in the Britain. He was not only a poet but also an engraver, a painter and a mystic. His amalgamated imagination with originality to create a most curious concretions, mixing words with image. Most of his poetry is accompanied by the rich and artful. अब आपको समझ में आ गया? उसके बाद फिर आप अगला करोगे, आप लिखो कॉन्टेक्स्ट, भाई किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन आई है। फिर आप करोगे एक्सप्लेनेशन, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब देखिए, सुनिए, आप और हम पढ़ रहे हैं, आपने बोला सर आप तो सारा गलत पढ़ाते हो, मैंने बोला आप अपना इलाज कराइए, मैं सही, आप बोलोगे आप अपना इलाज कराइए, तो लाइन जाएंगी, पीयू ने बोला अपना इलाज कराइए, केबी ने बोला अपना इलाज कराइए, ये कॉन्टेक्स्ट आप उठाओगे इसको, फिर इसके बारे में लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट करोगे। कॉन्टेक्स्ट ये था कि क्लास चल रही थी और क्लास में इस तरह से कोई बातें हुई, फिर उन्होंने बोला इस तरह और उन्होंने बोला इस तरह से। फिर एक्सप्लेनेशन में पूरी डिटेल के साथ जाएगा कि ये क्लास हो रही थी, इस क्लास के अंदर क्लास होती है, इस तरह से पढ़ाते हैं, जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके अंदर ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद यही ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आता है क्रिटिकल एप्रिशिएशन। क्रिटिकल एप्रिशिएशन के अंदर आप क्रिटिकली चीज़ों को बताते हो, वहाँ पर इनके काम करने के तरीके। क्रिटिकल एप्रिशिएशन बताओ, नहीं तो क्रिटिकली कमेंट करो या कमेंट करो। उसके बाद जब आप इनको टेक्निकलिटी बता दोगे, इनका लिखने का तरीका क्या होता है, याम्बिक पेंटामीटर या हीरोइक कपलेट, या ये किस तरह से लिखते थे, रोमांटिक पोएट थे, इसमें थोड़ी 2-4 चीज़ें ऊपर की भी चिपकाई जाती हैं, ऊपर से कुछ रह जाता है तो नीचे लगाई जाती हैं। उसके बाद यही खत्म नहीं होता, फिर आप करते हो टू कंक्लूड। अब कंक्लूड में आपको 2-4 चीज़ें फिर लगाते हो, तब आपको 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर मिलते हैं, तभी बच्चे फेल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर, तो स्टैंजा जो होता है पहले पीयू, लवली प्लीज, लवली आई एम जस्ट कम टू यू। हाँ पीयू मैम। हाँ जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। लवली प्लीज। सर जो स्टैंजा के थ्रू आरटीसी हमें लिखनी होती है, तो नहीं, नॉट स्टैंजा के थ्रू, नो, स्टैंजा इज आरटीसी, लाइक आरटीसी। स्टैंजा को तो हमें पूरा बताना पड़ता होगा ना? मान के चलो, अब तो आपने शुरू कर दिया, वरना ये 2-3 दिन में शुरू करने वाले थे, बट ठीक है, जब भी शुरू कर दो। देखिए फॉर एग्जांपल जॉफरी चौसर का एक लाइन उठा ली उन्होंने, कोई भी लाइन उठा ली, द अप्रैल से शुरू हो रहा है, यार लिख दो द नाइट वाले, जो नाइट वाला, हु नाइट, नो मोर ऑफ सिर, नाइट बोलता है नो मोर ऑफ दिस सर, कि वो कहता है मोक से कि सर आप जो सुना रहे हो बस बहुत हो गया, अब मत सुनाओ, कुछ अच्छी सी बात सुनाओ, ट्रेजेडी नहीं चाहिए। तो उसकी 4 लाइन ले लेंगे वो,
बस वो चैलेंज लिख देंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो कुछ भी नहीं बताने वाले। क्वेश्चन में 4 लाइन आएगी। अब जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है 2 पन्नों की, ये कहानी अब आपको सीखनी होती है। कई बार सीखने में 2 साल लग जाते हैं, बार बार फेल होकर भी नहीं पता चलता, बहुत से एमए छोड़ देते हैं। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ के, कुछ लोग किताबें पढ़ के, सब लोग अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करते हैं। 4 लाइन आती हैं, 4 लाइन को मैं आप कहो तो मैं दिखा दूं, अगर वरना दिखाना तो है ही, खैर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं 1 सेकंड में आप लोगों नेक्स्ट को, टाइम कोई नहीं सर, आप जब भी नहीं टॉपिक नहीं नहीं पढ़ाएंगे 1 तब हम- सेकंड, मुझे बस 1 सेकंड दे दीजिए। कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कहीं ना कहीं लिखे हुए होते ही हैं पेपर, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जब बात आई है तो बता देता हूँ मैं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि PYQ ईयर है और ये जून का। ठीक है, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, ये अभी स्क्रीन जाने वाली है, ये स्क्रीन गई और ये स्क्रीन आई। दिख गया आपको पेपर? पेपर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ हल्का सा आपको, ताकि प्रॉपर दिखाई दे। नाउ विजुअल आ गया होगा। ये है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस। बस ये आपको दे दिया, अब आप करो जो करना है, उसने कुछ नहीं बोलना। ये कहाँ की लाइन है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लिखना है, ये सब आपको सीखना होता है। इसलिए MEG 01 के अंदर ज़्यादातर लुटिया डूब जाती है, पता ही कुछ नहीं है। अब ये हैं 10 नंबर के, ठीक है, इनके क्लूज़ होते हैं। मैंने रैंडमली कुछ उठाया, जैसे कि अब क्लूज़ क्या है, जैसे कि यहाँ कुबला खान है, कुबला खान की पोएम है, इस तरह से हम बताते हैं। और दिस इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, दिस इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कितनी अच्छी लाइन है, लेकिन अभी तक पकड़ में, जो पढ़ेगा नहीं वो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन लाइन कितनी अच्छी है, आराम से पकड़ में आ जाएगी। द यंग, नहीं, इन वन अनोदर आर्म्स बर्ड्स इन ट्रीज, क्लू मिल सकता है, ये तो क्लू मिल गया, ये भी क्लू मिल सकता है। सबसे पहले तो ये पता लग जाए ये पोएम हाँ मतलब है कहाँ से, फिर राइटर तभी होगा, नहीं तो भूल जाओगे। लेकिन मैं इसकी रिपीटेशन बार बार कराने वाला हूँ, इसलिए मैं MEG 1 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये हो जाए ना, उसके बाद दिस सैलमन फॉल्स, यहाँ पे क्लू मिल जाता है। इस तरह से आप क्लू उठाते हो, यहाँ से देखते हैं कोई क्लू मिल रहा है। सर कई- इसमें जो पोएम है इसका कंक्लूजन हमें एक तरह से लिखना होगा। हाँ, पूरा बताना पड़ता है MA के अंदर, ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा का पूरा बताओ। उसके बाद ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। विश्वास करो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाते हैं। आप मेरी क्लास लेना और पेपर में ऐसे चले जाना, आप लिख के आ जाओगे, ठीक है ना भाई। मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स, यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो बस ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज 2 पोएम होगी, विच ऑफ दीज 2 पोएम एल एलिग्रो या एलिग्रो, देखो लेलिग्रो या एल एलिग्रो डजेंट मैटर, एंड इल पेंसरोसो इन योर ओपिनियन रिप्रेजेंट मिल्टन्स ओन व्यू मोर एक्यूरेटली। विश्वास करो जब हम पढ़ लेते हैं ना तो फिर इन क्वेश्चंस को तो हम साइड में ही फेंक देते हैं। फस्ती गाड़ी से पोएट्री की अगर सारे के सारे आगे, उसमें अच्छे नंबर भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आप मेरी तरह से करोगे। जबकि मुझे कुछ नहीं आता था उस वक्त में, मेरे आराम से कितने थे 45 प्लस थे, मैं तो कहने को 60 भी बोल देता हूँ, पर मुझे कुछ पता ही नहीं था। बस मैं 3-4 चीज़ ऐसी लिखी आया, ऐसे ही करके जो मैं 3-4 पर टॉपिक मुझे जरा सा पता होता, जिस तरह से मैं आज जानता हूँ। जो पिछली बार देखिए काफ़ी अच्छे बच्चों के नंबर आए, मैंने जो उनको सिर्फ इतना सा बताया, बल्कि पढ़ाया भी नहीं था लास्ट टाइम, तो कितने 70 भी आए हैं, 75 भी आए हैं, बच्चों बड़े अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे नंबर हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनकी मेहनत है, मैं क्या, बस मैंने तो गाइडेंस दी थी, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा फॉलो किया। लेकिन इस बार हम गाइडेंस के साथ खुद ही लिख के दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना है। तो ये बस क्वेश्चंस हैं। WBG बहुत ही आसान है, सिंबल्स कैसे यूज़ करें बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चंस को बस मैं समझा दूंगा, बस आप उसे कर दोगे। लेकिन पोएट्री के अंदर समझाना नहीं है, 4-5 चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है, ये है पोएट्री। इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है पोएट्री के अंदर, इसलिए ज़्यादा टाइम हम दे रहे हैं। और क्वेश्चन अनुराग बताइए। सर हाँ सर बोलिए। तो सर वो आपने गलती से ग्रुप में वो सर संगमित्रा को सर पेड वाले से रिमूव कर दिया है। ज्योति संग मित्रा को ऐड करना जरा, मतलब टाइम निकाल के ऐड कर देना। हाँ बोल दिया मैंने, ऐड हो जाएंगे। तो सर आपने वो भी कहा संग वो मित्रा। डेमो देंगे जॉन किट्स वाला बुक से। हाँ दोबारा बोलिए, संग मित्रा उनका नाम है, आप बोलिए अनुराग। हाँ सर आपने कहा था वो जॉन किट्स वाला डेमो देंगे बुक से, क्योंकि आज लास्ट देना है ना डेमो का, इसलिए। अच्छा जॉन किट्स वाला, हाँ हाँ मैं देता हूँ उसको, मैं निकाल देता हूँ उसको। एक हम
एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि कभी कभी हम बुक से भी शेयर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि बुक से नहीं होगा, ठीक है। जॉन किट्स का बस एक डेमो की तरह काम हो रहा है, मैं इसको फिर दोबारा से दूंगा, पर दिस इज़ जस्ट लाइक अ डेमो कि हमें कोई किताबें मिलेगी तो हमने पहले बोला हुआ है, और जो पुराने हैं कि हम कोशिश ये करेंगे, हमारी लाइन है कि हम बेस्ट समुंदर से मोती की तरह कुछ चीज़ें लाएँ और अच्छी अच्छी बुक्स लाएँ। आपको पैसा नहीं खर्च करना, वो सब हमारा काम है, आप बस पढ़ना है अपने काम, ठीक है। जॉन किट्स के बारे में हमने बताना है कि जॉन किट्स क्या थे, सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे। बस एक डेमो की तरह मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी, बस एक ये कि हम ऐसे भी करेंगे, कहीं किताब आएगी तो किताब भी रख लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स भी हो और चीज़ें अच्छी अच्छी मिले, क्योंकि हर जगह एक किताब में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जॉन किट्स वॉज एन इंग्लिश लिरिक पोइट, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सेकंड में कौन है, शेली एंड किट्स। तो किट्स की बात हो गई थी, अभी बात भी कर रहे थे हम। जॉन किट्स वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर, ये बोर्न वगैरह हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। जैसे जॉन किट्स डेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हाँ बोलिए। संगमित्रा मैसेज कर देना प्लीज कि मैं ऐड नहीं हुई, प्लीज उस वाले नंबर पे, दूसरे वाले नंबर पे। ओके सर, कर दूंगी। सॉरी मुझे नहीं पता क्या हो गया, मैं भी नींद में रहूँगा। तो ये है किड्स हाउस इन, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं बनता ज़्यादा, सिंपल सिंपल है। देखिए ड्यूरिंग हिज टाइम एट जॉइन क्लर्क्स स्कूल ही फाउंड सोलर्स। जब आप है ना क्वेश्चन आ गया, मान के चलो क्वेश्चन आपके पीछे आ गया, तब आप इन चीज़ों को उठा के करोगे कि भाई चलो यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया। टेक्निकलिटी, ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू यूज़ करना है, थोड़ा सा गैप करना है, इन्वर्टेड कोटेशंस मतलब इन्वर्टेड कॉमास को पूरे तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। कोटेशंस को कहीं ना कहीं बॉक्स में, कहीं स्क्वायर से में करना है, और ये जो कोटेशंस एमिजिट 02 में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही रखें अनुराग, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि बोर ना हो जाए, कुछ नए साथियों कहेंगे यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट लाना था आपने। हाँ मैंने बोला था, वो मैंने ले भी आया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं हेक्टिक ना हो जाए। कोई नहीं, मैं इसको वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नए साथी भी आज तो फिर वो कहेंगे आज ज़्यादा हो गया, क्योंकि फिर वो लिमिटेड रख के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ये है। प्रिंस सर बताइए, प्रिंस कुछ कहना चाहते हैं? प्रिंस आपके में मतलब हैंड रेज हुआ है, वैसे गलती से हो गया होगा। कुछ और पूछिए, कुछ पूछना हो तो, क्योंकि आज के बाद फिर मैं यूट्यूब पे तो रहूँगा लाइव सबके लिए, लेकिन गूगल मीट पे नॉट फॉर ऑल। सर हाँ गेर का बताइए। हाँ सर, एक बात पूछनी थी सर, आपने जो बोले कि वो आरटीसी के अंदर वो क्रिटिकल कमेंट लिखना है, उसके बाद क्या कोटेशन डालनी है? नहीं कोटेशन तो शुरू में ही हो जाती है ना, जब भी हम राइटर के बारे में बताएंगे तो वहीं पे कोटेशंस कर देंगे, रोटेशन मतलब जो राइटर ने के बारे में किसी ने कुछ कहा है। ओके सर। उसके बाद फिर आगे जब वो टीचर चेक करेंगे तो आगे देखेंगे उन्होंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, आपने उनके बारे में कॉन्टेक्स्ट भी लिखा है, तो अब और टीचर को क्या चाहिए? प्रिंस सर बोलिए ना, कुछ बोलना चाह हेलो रहे थे। सर। यस हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा था, मैं रिगार्डिंग सर ब्रिटिश नोवेल के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। आप पूछिए, पूछिए सर, जैसे पूछिए प्लीज। मैंने थोड़ा हाँ, ब्रिटिश नोवेल में मैंने देखा सर, एक्चुअली नोवेल्स में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है सर पढ़ने का, पहले जमाने और होते शुरू थे से ही ना, मैं नॉवल पढ़ पढ़ता आया जाते थे हूँ। लोग, नॉवल एक खरीदा, किराए और पे लिया, और जब तक पूरा नहीं खत्म करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। और सर इनफैक्ट मैंने पीजी इंग्लिश इसीलिए चूज किया कि इसमें कुछ नॉवेल्स भी होंगे तो मैं आराम से कर लूंगा इसको। अब क्या लग इनफैक्ट रहा है? अब ये लग रहा है, जब मैं नॉवेल्स की बुक उठा के देखी या मैंने कुछ उसके रेफरेंस पॉइंट देखे, हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस तरह की हाँ 8-10 नॉवेल्स हैं उसके अंदर, जी जी। तो वो सारे नॉवेल्स तो उन बुक्स में है ही नहीं। वो बोले कि सेपरेट बुक लीजिए नॉवेल्स की और पढ़िए। नहीं नहीं, मगर ये भी कमाल की किसने बात है, कहा मैं मुझे सोचा नहीं ये पता, बुक्स में ही नॉवेल है। आपने कुछ हाँ नहीं सर। करना, ये सिंपल सिंपल हम्म। चीजें हैं। होता क्या है ना कि इसी को अब देखिए वही एक्सपीरियंस पे बात आती है, इंटरेस्ट लेने के लिए पढ़ना और पेपर को देने के लिए पढ़ना दो अलग अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हमें वहाँ सर लिखना है, और लिखना भी हमें सिंपल नहीं है कहानी में। मैं आपको नॉवल की बता देता हूँ, नहीं मैं एमएजी 2 की बताता हूँ। भाई ये ड्रामा है ना, नाम ही ड्रामा है, और आपको नॉवेल्स में और आसान लगेगा। नॉवल में तो कोई फेल नहीं होता, ड्रामा में भी मेरे सामने कभी कोई फेल नहीं हुआ, पर हमारे साथ हुआ। हमने सिंपल जब ड्रामा की पूरी कहानी लिखी पर कैरेक्टर का नाम नहीं लिखा, कहानी तो है पास कर देंगे, फेल। हमने दूसरी बार कैरेक्टर्स के नाम डाले, फेल। फिर हमें वो लगा बेइज्जती, और शायद उस ड्रामा की वजह से आज और हम आप और हम बात कर रहे हैं, नहीं तो मेरा इंग्लिश में तो कभी होता ही नहीं, कभी इंटरेस्ट मेरा तो कुछ और ही था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तब मैंने फिर टेक्निकल चीज़ों को समझा
कि यार ये कुछ और ही मांग रहे हैं। नॉवल के अंदर भी यही है कि कहानी सिंपल लिख दोगे आप, ठीक है, नॉवल में चल जाता, ड्रामा में तो नहीं चलता। लेकिन कई बार नॉवल में फेल कर देते हैं वो, अगर वो कोई सन की हुए प्रोफेसर, तो वो सोचते हैं टेक्निकलिटी के साथ हमें बताओ, इसकी खूबसूरती के साथ बताओ, कहानी मत सुनाओ। कहानी तो छोटे बच्चे करते हैं 10th क्लास में, तो उसमें आप कहानी सुनोगे, उनके बारे में जानोगे। जैसे कि आप जब आपने बोला कि प्राइड एंड जो प्रेजुडिस है, उसके अंदर थीम क्या है, टोन क्या है, उसकी जो सिंबल्स क्या हैं, जब आप ये सब चीज़ें बताओगे उनको, क्या ये ट्रेजेडी है, क्या ये रोमांस है, क्या ये है, तो जब चीज़ों को आप कहोगे, कोटेशंस भी जब किसी के बारे में कहा होगा, तो फिर जो राइटर, जो टीचर्स हैं, वो बड़े खुश होंगे। अब अंतर क्या है नॉर्मल बच्चे में और आप में, वो अंतर इससे तो पता चलेगा कि आप उन चीज़ों को महसूस कर रहे हो और टेक्निकलिटी के साथ आप दे रहे हो। बस पढ़ लिया और आपने ऐसा नहीं किया। ड्रामा में और ज़्यादा दिक्कत है, पोएट्री में और ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत कहाँ नहीं है? दिक्कत है MG 7 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 10 में दिक्कत नहीं है, 14 में बस थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत शुरू में पोएट्री होती है, बाकी वो भी आसान है। इनमें दिक्कत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अमेरिकन लिटरेचर में भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी के साथ जाना पड़ेगा। तो आपको अगर ये पढ़ना है ना, तो आपको थोड़ा सा ना अपने इंटरेस्ट के साथ, आपको थोड़ा सा राइट हैंड इंटरेस्ट रखिए, लेफ्ट हैंड टेक्निकलिटी के साथ भी जाइए कि नहीं लिखने का तरीका क्या है। स्टोरी तो आपको याद होगी, चलो ठीक है जी, एक लड़की थी, उसकी मतलब एक आंटी थी, उनकी इतनी बेटियाँ थी, एक बराबर में लड़का आ गया, शादी करानी है, सिंपल थीम रोमांस की है, या फिर एक शायद मैरिज की थीम है, टोन क्या है इसकी, ठीक है, और सेटिंग कहाँ पे होती है। सेटिंग क्या होती है? देखो, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सेटिंग हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, सेटिंग मीन्स अफेयर। सेटिंग का लेकिन यहाँ पे अलग मतलब है। सेटिंग का मतलब ये है कि ये कहाँ पर, किस चीज़, कहाँ पर जो लिखा गया है ना, ये किस एरिया के लिए लिखा गया है। जैसे हैमलेट है, हैमलेट डेनमार्क में सेटिंग है इसकी, जो सारा का सारा डेनमार्क में लिखा गया है, डेनमार्क को रिप्रेजेंट करता है वो। ऐसी जो प्रेजुडिस है आपने बोला, इसकी सेटिंग कहाँ है, तो ये सब चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ के देखनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो या पढ़ते हो, मुझे भी नहीं पता, आधे तो मुझे पता नहीं चलता, भी तो सारे फ्री भी चल रहा, सब मिक्स है, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। सर एक बात और है जी, आपकी जो क्लासेस है वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। पता नहीं, कोशिश तो करता हेलो। हूँ सर मैं जरूर इंटरेस्टेड बने, कई बार फंस भी जाता हूँ, ऐसा नहीं हाँ। है। तो सर मैं एक कह रहा था, जैसे मैंने जून की बजाय मान ली दिसंबर में एग्जाम देता हूँ, हाँ दे दो। तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू डेली बेसिस पे रहेंगी 8-9 बजे, या कैसे रहेगा सर, जैसे जो पेड लाइव क्लासेस थोड़ा होंगी? सा, लाइव थोड़ा सा हफ्ते में 2 या 3 दिन रखेंगे, अब नोट्स पे ज़्यादा देंगे और रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा देंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस को तो आप एक्सेस कर ही लोगे, लाइव में आप आ जाइएगा, या फिर जून के बाद आइए। MEG 1 आपका पेपर है तो उसमें आ जाइए, मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि MEG बहुत दिक्कत करती है। बाकी चीज़ों के लिए मतलब मैं मतलब पर्सनली मैं चाहूँगा, अगर किसी को दिसंबर में देना और प्रेशर फ्री रहना है, तो वो पोएट्री को पहले कर ले। फिर भी अप टू यू, आप कब आना चाहते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पोएट्री का कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है औरों के मुकाबले। बाकी देखो, प्ले अपने ड्रामा के अंदर 5 ड्रामा कर तो लो। पोएट्री का एक किस्म से 2 बार रिवीजन हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, देखो ड्रामा आपका के कहने का अंदर मतलब पोएट्री का 2 बार रिवीजन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। देखो ड्रामा के अंदर आपने 5 ड्रामा कर लिए, अच्छी तरह कर लिए, 80+, सर। नॉवल 80+, और वो जो आपकी MEG 4 है वो आसान है, उसमें तो बस 15 क्वेश्चन कर लो, आसानी से आ जाएंगे 80+ या 70+। MEG 05 टेक्निकलिटी के साथ कर दिया 20 क्वेश्चन, 70+ एटलीस्ट, 80 तो नहीं जाते उसमें। लेकिन MEG 01 के अंदर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, अगर पूरी RTC से भर गया ना पेपर, तो आप मतलब कोई भी पर्सन फंस जाएगा बुरी तरह, क्योंकि फिर वो, और हाँ इसकी एडवांटेज भी होती है, आप 80 से ऊपर भी ला सकते हो। आप हर क्वेश्चन को, हर RTC को उस खूबसूरती से लिखो, आप आराम से 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आप 8 लेके आओगे, 80-85 नंबर आराम से ले आओगे। बस शर्तें आपकी राइटिंग, जो हैंड राइटिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए। हैंड राइटिंग में गड़बड़ है तो वो भी दिक्कत कर जाती है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, एनीवन एल्स? तो आज के बाद कल क्लास हुई थी हाँ जी, कल क्लास हुई थी सर, मैं ले नहीं पाई थी, तो मैं कैसे उसको करूं? रिकॉर्डिंग है, जैसे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं भूल गया रिकॉर्डिंग चली जा रही है, तो उसको रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, आप इसको ले सकते हैं आराम से। अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है वाली, और वो तो रिकॉर्डिंग में भेजी थी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, वो म्यूट हो मिल गया। जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गो। तो या तो रिकॉर्डिंग होगी या मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, लाइव चलेगी, पर वो आपको हमेशा मिलेगी। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि आपको क्लास लेनी है, 9 बज रहे, आपको कोई भी काम है, जस्ट डू योर वर्क, नो प्रॉब्लम। बाद में आप आए, अपनी क्लास लें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर।
सारी फ्रीडम है, पढ़ा रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई प्रेशर थोड़ी ना बना रहे हैं, ईजिली पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में हम लोग फिर बाद में मतलब लास्ट में थोड़ा सा हम एक ट्रायल करेंगे, थोड़ा कैमरा भी हटवाएंगे ताकि क्लास का माहौल बने, अगर सब लोग एग्री होंगे तो, ताकि क्लास की तरह से हमें लगे। क्योंकि जब आप लोग साथ ही पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना कि भाई मैं इनको नहीं जानता या मैं इनको नहीं जानती, नो नो नो, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे को जानो, और जो इग्नू नहीं दे रहा हम उसको देने की कोशिश करेंगे कि क्लास का माहौल, ताकि आप दूसरे को जाने, नंबर भी एक्सचेंज हो, बातें करें, कोई प्रॉब्लम हो शेयर करें। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझसे 100 गुना आगे जाओगे, फिर मुझे ही बताएं कि भाई आप ऐसा गड़बड़ पढ़ा रहे थे, आप इसको चेंज कर दो, देखो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होगा, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आप बताओगे। जैसे अनुराग मुझे बहुत हेल्प करते हैं, एक दो लोग और हैं बहुत हेल्प करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उन टीचरों में नहीं हूँ, मैं सीखने में हमेशा बिलीव करता हूँ। तो ठीक है, फिर आज बाइंड अप करते हैं, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो मिल जाती है रिकॉर्डिंग के लिए, और किसी को भी अगर एनरोल करना हो, प्रमोशन कर देता हूँ अपना, ये मेरा काम है, धर्म है, तो भाई एनरोल कर लो, क्योंकि उसके बाद अब फ्री क्लासेस मिलेंगे नहीं, बाद में गाली देना कि एनरोल, देखो पैसे लेकर पढ़ा रहे हो, मजबूरी है, क्या करें थोड़ी सी। सर प्लीज आंसर, क्या आंसर देना है, एक सेकंड। अनुराधा सोनी, MEG 5 8 9 19, 5 है, 8 9 19, 19 नहीं है, 8 का और 9 का हम कर सकते हैं, 19 थोड़ा सा, 19 ले भी लिया, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा बाद में लूंगा, डेमो करूंगा, जब डेमो करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा मैं ग्रुप में ना, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शायद अभी 5 चल रहा है, 8 और 9 का मैंने वादा किया था, 19 का नहीं, 19 का देख लेंगे हम। ये फिर अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा मतलब इनको बस लाइव यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ताकि सबको फ़ायदा हो, नॉट फॉर पेड, पेड में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है अनुराधा जी। तो आई होप आप खुद पढ़िए, आप इससे भी खुद कर सकते हैं, नॉलेज लीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी जस्ट व्हाट्सअप में, मैं पूरी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली मैं बीमार हो गया, जैसा कि आप लोगों को पता नहीं है कुछ को, तो मेरे 15 से 20 दिन उसमें ख़राब हो गए, इस वजह से ना पूरी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं। हाँ, तो 15-20 दिन में हमारा अब तक है ना ये पोएट्री ख़त्म भी हो चुका होता, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में था नहीं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, नोट्स सब मिलने शुरू हो ही जाएंगे, अब तो सब चीज़ बन गई है, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।